हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं रूपाली जायसवाल और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए आज हम चलते हैं बीपीएससी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसकी ओर। और बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा भारतीय संविधान से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले के जो क्वेश्चन नंबर 320 तक की हमने डिस्कस कर लिए थे हमारी प्रीवियस वीडियोस में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ भारतीय संविधान को पढ़ के ज़रूर जाइएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि एसएसटी का पोर्शन आपको बीपीएससी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 321 की ओर। और ये क्या कहता है, न्यायालय की अवमानना प्रतिबंध लगाती है मौलिक स्वतंत्रताओं पर, कानून के समक्ष समानता पर, अपने धर्म के प्रचार एवं प्रसार की स्वतंत्रता पर, केवल एक और तीन। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 1 और 3 सही है, 2 यहाँ पर गलत है, बाकी 1 और 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय की किस अधिकारिता के अधीन आता है? अपीलीय, प्रारंभिक, परामर्शदायी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 322 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है, अपीलीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, या फिर संसद के सुझावानुसार राष्ट्रपति। 323 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किन आधारों पर पदच्युत किया जा सकता है? समर्थता, असमर्थता, कदाचार, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 324 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में कौन से विवाद आते हैं? भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई विवाद, या फिर उपरोक्त सभी। 325 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन से विवाद आते हैं? ऐसे फौजदारी मामले जिनमें कोई संवैधानिक प्रश्न है या नहीं है, ऐसे दीवानी मामले जिसमें कोई संवैधानिक प्रश्न है या नहीं है, या फिर संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न, चाहे वे दीवानी हो या फौजदारी हो या अन्य, या उपरोक्त सभी। गाइस, आप सभी से मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है भारतीय संविधान वाली, ये आपके सीटेट के जो एसएसटी से पेपर दे रहे हैं, यानी सोशल साइंस जिनका सब्जेक्ट है सीटेट लेवल 2 में, वो यहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किन न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे? उच्च न्यायालयों पर, मुंसिफ न्यायालयों पर, जिला न्यायालयों पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। 327 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यायपालिका के कार्यों के संबंध में क्या गलत है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षक, संघ और राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करना, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंड देना, लेख जारी करना। 328 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंड देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में राष्ट्रपति किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श हेतु निर्देशित कर सकता है? 329 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, जब अपार लोक महत्व का कोई प्रश्न उपस्थित हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका की नहीं है? यह स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, यह संविधान की अंतिम व्याख्या करती है, यह कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, या फिर यह एकीकृत व्यवस्था है। 330 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यह कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की व्याख्या करते समय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह मौलिक अधिकार एवं निर्देशक तत्व के मध्य उत्पन्न गतिरोध को शांत करे। दूसरा है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करें। तीसरा ऑप्शन है, मौलिक अधिकारों को निर्देशक तत्वों से अधिक महत्व प्रदान करें। और चौथा है, मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों से संबंधित व्यवस्थाओं की यथासंभव एक स्वर से व्याख्या करें। 331 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों से संबंधित व्यवस्थाओं की यथासंभव एक स्वर में क्या करें, व्याख्या करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायालय द्वारा जारी वह कौन सा लेख है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह कानूनी रूप से आहरित नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है। तो प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण लेख या अधिकार प्रेक्षा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 332 का हो जाएगा अधिकार प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यायिक समीक्षा द्वारा न्यायालय किसे अवैध घोषित कर सकता है? व्यवस्थापिका के कानून एवं कार्यपालिका के आदेश को, उच्च न्यायालय के निर्णय को, मंत्रियों के वक्तव्य को, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 333 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन किसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है? सामान्य व्यक्ति, पदाधिकारी, सरकार। केवल 3 सही है। पहला ऑप्शन कहता है, दूसरा कहता है 1 और 2 सही है, तीसरा कहता है 1, 2, 3 सही है, और चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर है केवल 3 सही है यहाँ पर, यानी सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण की रिट कब जारी की जाती है? किसी कार्य की समाप्ति हेतु, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के निलंबन हेतु, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चलने वाली न्यायिक कार्यवाहियों के वरिष्ठ न्यायालय में स्थानांतरण हेतु, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए जा रहे किसी कार्य को रोकने हेतु। तो 335 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष चलने वाले न्यायिक कार्यवाहियों के वरिष्ठ न्यायालयों में स्थानांतरण हेतु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है? उस उच्च न्यायालय में जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय में, किसी अन्य उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो 336 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, किसी अन्य उच्च न्यायालय में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस योग्यता का संबंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से नहीं है बताना है। वह किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, भारत का नागरिक हो, वह एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, या वह पारंगत विधिवेत्ता हो। 337 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो क्या हो, विधिवेत्ता हो, पारंगत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने संबंधी प्रस्ताव के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या फिर राष्ट्रपति जिसमें चाहे प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रपति जिसमें चाहे प्रस्तुत करवा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैसर्गिक न्याय का सामान्य अर्थ है प्राकृतिक न्याय, पूर्ण विचार पर निर्णय कर लेना, युक्त ढंग से निर्णय लेना, या फिर ए और सी सही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, युक्त ढंग से निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के संबंध में अंतिम न्यायिक अधिकरण है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रशासनिक। तो ये तीनों क्या हैं, स्टेटमेंट हैं। पहला ऑप्शन कहता है केवल 1 सही है, दूसरा कहता है 1 और 2 सही है, तीसरा कहता है 3 और 1 सही है, चौथा कहता है कोई भी नहीं। तो 340 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी क्या है, सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या फिर महान्यायवादी।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारत का राज्य का राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? असम का, मणिपुर का, कर्नाटक का या केरल का? तो यहाँ असम का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करने वाले किसी प्रख्यात न्यायशास्त्री को क्या राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा है हाँ यदि उसने उक्त स्थिति में 20 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया हो, तीसरा है हाँ यदि वह कम से कम 10 वर्ष तक एक या अधिक विश्वविद्यालयों के विधि विभाग का अध्यक्ष रहा हो, और चौथा कहता है हाँ यदि उसकी नियुक्ति की सिफारिश उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश ने की हो। 343 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन बी, हाँ यदि उसने उक्त स्थिति में 20 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 21, 25, 10 या फिर 17? 344 का जो सही उत्तर है वो है 21। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति किससे परामर्श प्राप्त करता है? तो यहाँ कुछ कथन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो यहाँ पहला ऑप्शन कहता है केवल एक सही है, दूसरा कहता है केवल 2 सही है, तीसरा कहता है 1, 2, 3 सही है, चौथा कहता है केवल 3 सही है। तो 345 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर कि केवल 1 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। ये कहता है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को कौन पदच्युत कर सकता है? राज्य विधानमंडल के अनुरोध पर राज्यपाल, संसद के अनुरोध पर राष्ट्रपति या फिर संसद? 346 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो आपको आज का ये प्रैक्टिस सेशन जो कि इंडियन पॉलिटी का था कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।